अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ड्रिल प्रॉब्लम 3.2 को देख रहे होंगे। कैलकुलेट डी इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। हमने लास्ट में जो सवाल किया था 3.1, उसमें हमने डी को देखा था सिलेंड्रिकल में भी, स्फेरिकल में भी। अब हम डी को देखेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। हमें एक डी निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास पी पॉइंट है, यहाँ पे मुझे डी की वैल्यू निकालनी है और डी मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बात हमें पहले लेक्चर से ही पता है। प्रोड्यूस्ड बाय, अब वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है वो किस वजह से प्रोड्यूस हुई है? पॉइंट चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुई है पार्ट ए में। फिर पार्ट बी में एक लाइन चार्ज की वजह से, मतलब एक लाइन है जिसपे चार्जेस पहले में और उसकी वजह से इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हुई है। फिर पार्ट सी में एक पूरा प्लेन है जिस पर चार्जेस पहले में और उसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है। तो ये तीनों सिनेरियोज हमारे पास मौजूद हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी सही से। अब पॉइंट चार्ज, एक और पॉइंट चार्ज है किसी क्यू पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्यू पॉइंट है और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट चार्ज मौजूद है जो कि 55 माइक्रोकूलम्स का, और इसकी वजह से यहाँ पे कोई ना कोई फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। और उस फ्लक्स की वजह से यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया, सिंपल। तो आपको ये डी निकालना है। अब डी का जब भी आपके पास रेक्टेंगुलर में होगा कॉन्सेप्ट, तो हमने ये देखा था डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई होता है, ठीक है। तो ई जो है वो आपके पास, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सारे फॉर्मूलाज चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हुए थे। पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? ये एक आपके पास सिंपल जो है सिस्टम है। तो इसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ पे ए आर मतलब उसी का यूनिट वेक्टर होता था। ये आपने पढ़ा था, ठीक है। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में किया है। तो सिंपल अगर मैं देखूँ, इसको मैं यहाँ पे पुट करूँ एप्सिलॉन नॉट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और ए आर। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q/4 पाई आर स्क्वायर और ए आर जो है इस आर की डायरेक्शन होती है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ये आर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास डी, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी यही करते थे, याद करें, ये आर क्यूब बना देते थे, ठीक है। ये हो जाएगा Q/4 पाई आर क्यूब और ये हो जाएगा आर। सारा जो मसला है, अब ये डी निकालने का फॉर्मूला तो बन गया। सारा जो मसला है वो है इस आर क्यूब का और इस आर का, क्योंकि चार्ज तो मुझे पता है, चार्ज की वैल्यू जिससे वो डी बन रहा है उसकी वैल्यू 55, 4 पाई भी सही है। ये आर और R3 क्या है, याद करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जिस पॉइंट पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी वो आपके पास फाइनल पॉइंट होता था, या आपके पास इनिशियल पॉइंट है जहाँ से बन रहा है, ठीक है, जहाँ से चार्ज आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है। तो आपके पास सिंपल आर, या आर जो है वो आपके पास हो जाएगा आर क्यू पी। पी फाइनल पॉइंट है, क्यू इनिशियल पॉइंट है, क्यू से बन रहा है, पी तक जा रहा है। तो ये आपके पास आर क्यू पी कैसा आएगा? आर क्यू पी का वेक्टर ये वाला वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड ये है, सिंपल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी ये वाला काम किया था। आर क्यू पी कैसा आएगा भाई? आपके पास ये दोनों वेक्टर्स पॉइंट्स गिवन है ना, पी और क्यू। तो पी आपके पास कौन सा पॉइंट है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा। तो ये हो जाएगा पी मतलब 2 माइनस -2, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। फिर ये हो जाएगा -3 6 माइनस -6, ये आपके पास हो जाएगा 4 -6 और ये आपके पास हो जाएगा 12। तो ये आपके पास आर क्यू पी का जो वेक्टर आ गया वो आ गया 4ax माइनस का 6ay प्लस का 12az। इसी का मैग्नीट्यूड निकालें और यहाँ पे पुट करेंगे मैग्नीट्यूड। आर क्यू पी का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा भाई? 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आंसर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ जो कि 14 आएगा, ठीक है। सिंपल डी की जगह पुट करें, Q/4 पाई 14 का क्यूब करेंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा पूरा वेक्टर 4ax माइनस का 6ay प्लस का 12az। डी की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी जो कि एक वेक्टर होगा 6.38ax माइनस का 9.57ay प्लस का 19.14az माइक्रो। आपके पास यूनिट क्या होना चाहिए डी का? हमें पता है कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। कितना चार्ज गुजर रहा है कितने एरिया से, सिंपल। तो ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, डी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, आंसर वेक्टर ही आना चाहिए था। तो ये भी चीज़ आपने गौर से देखने का, यहाँ पे ऐसा ना हो डी का ए आर और इसका ए आर कुछ 1 बना दें और इस तरीके से, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका पार्ट बी देख लेते हैं। अब देखिए आपके पास पार्ट बी क्या गिवन है? आ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी गिवन है आपको। रॉ एल की वैल्यू गिवन है 20 मिली कूलम्स पर मीटर, ठीक है।
ऑन द, अब क्योंकि लेंथ है तो देखिए मीटर है, मीटर स्क्वायर नहीं है। जब एरिया होता है तो मीटर स्क्वायर होता है, जब यहाँ पे सरफेस एरिया की बात है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है डेंसिटी के साथ। इसी तरीके से जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है तो मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑन द एक्स एक्सिस, वो जो लाइन चार्ज है ना वो एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस मेरे पास ये है, ठीक है, एक्स एक्सिस है ये, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे लाइन चार्ज कुछ ऐसे, मतलब वाई भी मौजूद है, जेड भी मौजूद है, मगर एक्स की अपनी कोई लिमिट नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता है चैप्टर नंबर 2 से, मगर अभी भी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में कि जो फॉर एग्जांपल आर अगर हमें मौजूद होता है, आर पर वो जो है लाइन मौजूद है जहाँ से फ्लक्स गुजर रहा है, तो आर की अपनी कोई लिमिट नहीं होती। एक्स पे वो लाइन मौजूद है तो एक्स की अपनी कोई लिमिट नहीं होगी, बल्कि वाई और जेड की वैल्यू वहाँ पे ज़रूर होगी कोई, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ ये आपको क्या निकालना है, डी ही निकालना है हर पार्ट में, बस आपको ये जो है इन्फॉर्मेशन उसकी गिवन है। अब सिंपल हमें पता है डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ई के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के आपने जितने फॉर्मूलाज पढ़े थे चैप्टर 2 में, उसमें एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था, लाइन चार्ज का फॉर्मूला था, सरफेस का भी फॉर्मूला था। तो आपने सिंपल उन फॉर्मूलाज का यूज़ करना है। ई का फॉर्मूला लाइन चार्ज के लिए आपके पास होता था रॉ एल ओवर का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, बल्कि आर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे सिंपल क्योंकि हमारे पास जो है ये हो जाएगा ए आर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास रॉ एल ओवर का 2 पाई, रॉ जो है वो हमारे पास डेंसिटी है, तभी मैंने यहाँ पे आर लिखा और रॉ नहीं लिखा, मतलब सिलेंड्रिकल सिस्टम नहीं गिवन, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम ही है। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला जो है इंटेंसिटी के हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे। लाइन चार्ज के लिए अलग से पढ़ा था, और ये जो ऊपर था पॉइंट चार्ज के लिए अलग से पढ़ा था। जब एक पॉइंट के जरिए इंटेंसिटी होती है तो क्या होती है, जब एक लाइन चार्ज के जरिए इंटेंसिटी बनती है तो ये होती है, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, ये आर का मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे हो जाएगा ए आर यूनिट वेक्टर अभी हमने देखा किसके बराबर होता है, आर का वेक्टर डिवाइड बाय आर के, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉ एल ओवर 2 पाई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर का वेक्टर। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, हमें क्या चाहिए भाई, हमें दो चीज़ें चाहिए। देखिए रॉ एल तो सवाल में गिवन है, ठीक है, आर का वेक्टर और आर मैग्नीट्यूड। अब ये आर क्या है, हमें पता है कि वो जो लाइन मौजूद है वो एक्स एक्सिस में मौजूद है, और यहाँ पे कोई और पॉइंट गिवन भी नहीं है कि किसी पॉइंट के ऊपर आपको करना है। तो सिंपल आपको जो डी का पॉइंट गिवन है ना, ये जो डी किस पे निकालना है, 2 - 3 6 पर, ठीक है, ये हो जाएगा 2 - 3 6, और कोई पॉइंट आपको पार्ट बी में नहीं गिवन, तो आपका सिर्फ आप इसमें एक्स वाला जो है उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ आप जो है वाई और जेड वाले को देखें, आपके पास यही आपका आर वेक्टर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3ay + 6az, और हमें पता है हमने एक्स क्यों नहीं लिया। हमेशा याद रखें जिस एक्सिस के ऊपर लाइन होती है हम उसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सिंपल, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, -3 का स्क्वायर + का 6 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आ जाएगा √45। सिंपल इस फॉर्मूला में पुट करें, रॉ एल की वैल्यू आपके पास क्या है भाई, 20 मिली कूलम्स, 2 पाई आर हमारे पास क्या है भाई, √45 का स्क्वायर, आर वेक्टर पूरा -3ay + का 6az, डी जेड की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी -212ay + का 424az। ये आपके पास आ गया जब यूनिफॉर्म लाइन चार्ज था। अब आपको यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, और आपको डी निकालना है, प्लेन आपको गिवन है z = -5। आप ई का फॉर्मूला याद रखें, ई का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ किया करते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, रॉ एस ओवर का 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी = एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट रॉ एस ओवर का 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे ए आर आपके पास वैसी सारी चीज़ें मौजूद है। अब देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे, हमने डी का फॉर्मूला जो है वो निकाल लिया था, ई का फॉर्मूला प्लेन के लिए हमने सिंपल पुट किया, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ए आर रहता है, सिंपल रॉ एस की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है 120। अब देख लेते हैं हमें ए आर किस तरीके से देखना है भाई। देखिए यहाँ पे सिंपल हमारे पास इस सवाल का मतलब समझे, आ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेन एट z = -5। प्लेन जो है ये आपके पास एक्स वाई प्लेन पे लोकेटेड है और z = -5 पे लोकेटेड। जब z = -5 और एक्स वाई जो है वो इनफाइनाइट है आपके पास, मतलब एक्स वाई की आपके पास कोई लिमिट नहीं मौजूद, तो सिर्फ आपके पास z = -5 वाली चीज़ मौजूद है। तो सिंपल एक्स वाई के एक्सिस पे मौजूद है, ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है और z = -5 पे। अब इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास ये z एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे -5 पे आपके पास पूरी एक शीट मौजूद है,
और ये इनफाइनाइटली एक्स वाई प्लेन पे मौजूद है, ठीक है। तो ये z की वैल्यू सिर्फ यहाँ पे -5 है, तो एक्स वाई प्लेन पे मौजूद है। मैंने आपको बताया था जिस प्लेन पे या जिस एक्सिस पे आपके पास जो चीज़ मौजूद होती है उसके अलावा वाला एक्सिस काउंट करते हैं, तो हम सिर्फ z काउंट करेंगे यहाँ पे। तो ए आर की जगह सिर्फ आप ए जेड लिख दें, ठीक है। कोई वेक्टर वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आपके पास यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो निकला करेगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हमें कैसे पता है यहाँ पे हमें कोई आर वेक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं थी या क्या, हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे हमें आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वाला काम नहीं करना। भाई देखें, अगर आप वो काम करेंगे ना, आपके पास एक्स और ए वाई तो हट चुका है, तो आपके पास सिर्फ ए जेड ही तो बचेगा, सही है। तो आखिर में आपके पास डी का वेक्टर आंसर आना था, वो सिर्फ ए जेड पुट करने से आ गया, सही है। तो वो वाला काम आपने नहीं करना, आप वो वाला काम करेंगे जब भी यहाँ पे सिर्फ ए जेड ही आएगा। तो यह आपके पास रीज़न थी। जब एक आपके पास बचा होता है तो आप डायरेक्ट वो यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। तो आपके पास ड्रिल प्रॉब्लम 3.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो आगे का काम होगा उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे।